Hi everyone, this is Anam. Welcome back to our channel. So in this video, I will discuss most important MCQs on research methodology for your upcoming Geetam University PhD Entrance Exam 2022. So please watch this video till the end. This MCQs will really help you to crack your PhD entrance exam. So as you know, only 3 days are remaining in your exam. So if you want to boost your preparation, we have launched a crash course on research methodology. In this course, you will get 1-day revision PDF which contains 1000 plus MCQs. This PDF contains all the important MCQs on research methodology which are generally asked in PhD entrance exam. So if you just go through this PDF once, it is sufficient to crack the PhD entrance exam. So if you want to purchase our course, please contact us on this number and hurry up, grab this opportunity, and let's begin with the video. Coefficient correlation between two groups is -1.09. It indicates A और N. So इस क्वेश्चन में हमें कोरिलेशनल रिसर्च में एक कोएफिशिएंट होता है, इससे रिलेटेड हमें क्वेश्चन दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके कोरिलेशनल रिसर्च में कोएफिशिएंट होता है जिसका नाम होता है कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट। तो ये साइंटिस्ट का नाम है कार्ल पियर्सन्स। इन्होंने एक कोएफिशिएंट दिया था कोरिलेशनल रिसर्च में जिसे हम कहते हैं कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ और एग्जाम में इस कोएफिशिएंट से, कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट से एक क्वेश्चन आपको कंपलसरी पूछा ही जाता है। सो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है कि कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट, इस कोएफिशिएंट की वैल्यू -1.09 है। सो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन इंडिकेट कर रहा है या फिर स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन या फिर कॉज एंड इफेक्ट कोरिलेशन या फिर कंप्यूटेशन में कुछ एरर्स हो गए। सो आपको याद रखना है कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट जो होता है, इस कोएफिशिएंट की वैल्यू -1 से +1 के बीच में लाई करती है। सो -1 से +1 के बीच में जितने भी वैल्यू होंगे वो आपके कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट को इंडिकेट करते हैं। अगर आपके कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट की वैल्यू -1 है, दैट मीन्स आपके जो कोरिलेशनल रिसर्च में वेरिएबल्स है वो स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेटेड है, उनमें स्ट्रॉन्गली नेगेटिव कोरिलेशन है। अगर आपके कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट की वैल्यू +1 है, दैट मीन्स आपके जो कोरिलेशनल रिसर्च है, कोरिलेशनल रिसर्च में आपके जो वेरिएबल्स होते हैं उनके बीच में स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन होगा। और अगर आपके कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट की वैल्यू 0 होती है, दैट मीन्स आपके जो वेरिएबल्स है, वेरिएबल्स के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। सो यही इंडिकेट करता है आपका कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट। और यहाँ पर हमें कोएफिशिएंट की वैल्यू -1.09 यानी -1 से ज्यादा दिया गया है। सो ऐसी कोई वैल्यू कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट में लाई नहीं करती है। तो यहाँ पर आपकी -1.09 वैल्यू आ रही है, मतलब आपसे कुछ मिस्टेक्स हुई है कुछ कंप्यूटेशन में। अगर आपने जो आपके पास डेटा आया है, आपने जो डेटा कलेक्ट करा है, आप उसको कंप्यूट कर रहे हैं, मतलब आप उस डेटा को प्रॉपर अरेंज कर रहे हो, आप उसको टेबुलेशन मोड में फिक्स कर रहे हो। अब जैसे भी आपके पास डेटा आ रहा है उसको आप कंप्यूट कर रहे हो, तो कंप्यूटेशन में आपसे हो सकता है कुछ मिस्टेक्स हो गई हो, जैसे हम कहते हैं एरर्स इन कंप्यूटेशन। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, the type of error in which research study over which the researcher has no control is called. So इस क्वेश्चन में भी पूछ रहा है कि रिसर्च में एक ऐसा एरर, ऐसे टाइप का एरर जिस पर रिसर्चर का कोई कंट्रोल नहीं है, तो उस एरर को हम क्या कहेंगे? कि उस एरर को हम टाइप 1 एरर कहेंगे या फिर टाइप 2 एरर या फिर रैंडम एरर कहेंगे। तो याद रखिए, रिसर्च में बेसिकली मेनली 2 ही टाइप के एरर होता है जिसे हम कहते हैं टाइप 1 एरर एंड टाइप 2 एरर। अब ये एरर होते क्या है, सो आपको याद रखना है। रिसर्च में रिसर्चर हमेशा अपनी हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। अब जब भी रिसर्च अपनी हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं, हमेशा नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। अब नल हाइपोथेसिस बताती है कि वेरिएबल्स के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, इसे हम कहते हैं नल हाइपोथेसिस। और याद रखिएगा, एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि रिसर्चर अपने रिसर्च में कौन सी हाइपोथेसिस को सिर्फ टेस्ट करते हैं। सो याद रखिएगा, रिसर्च में रिसर्चर हमेशा सिर्फ और सिर्फ नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। अगर नल हाइपोथेसिस सही निकली तो रिसर्चर उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, या फिर नल हाइपोथेसिस को अगर रिसर्चर रिजेक्ट करते तो ऑटोमेटिकली आपके अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को रिसर्चर एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब टाइप 1 एरर एंड टाइप 2 एरर, जैसे हमें ऑप्शन ए और बी दिया गया है, तो ये एरर होते क्या है हम इस टेबल के थ्रू देख लेते हैं।
तो टाइप 1 एरर कब होता है? जब आपकी जो नल हाइपोथेसिस है वो ट्रू होती है। नल हाइपोथेसिस ट्रू होने के बाद आप उसे रिजेक्ट कर लेते हो। आपकी नल हाइपोथेसिस ट्रू है, ट्रू होने पर आपने इसको रिजेक्ट कर लिया, तो ये आपकी हो जाती है टाइप 1 एरर। और टाइप 2 एरर कब होता है? जब आपकी नल हाइपोथेसिस फॉल्स होती है। फॉल्स होने पर भी आप उसे एक्सेप्ट कर लेते हो। फॉल्स होने पर आपने उसे क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया, तो ये आपकी हो जाएगी टाइप 2 एरर। सो टाइप 1 एरर को हम अल्फा से डिनोट करते हैं एंड टाइप 2 एरर को हम बीटा से डिनोट करते हैं। सो लेकिन हमें यहाँ पर नल और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस से कुछ रिलेटेड नहीं ऑप्शन दिया गया है, हमें बस यही दिया गया है इस क्वेश्चन में कि ऐसा एरर जिसमें रिसर्चर का कोई कंट्रोल नहीं हो। इस पर रिसर्चर का कंट्रोल होता है, टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर में रिसर्चर का कंट्रोल होता है, लेकिन एक ऐसा एरर जिस पर रिसर्चर का कंट्रोल नहीं होता उसे हम कहते हैं रैंडम एरर। कोई भी एरर अकर हो जाता है रैंडमली, किसी भी तरीके से एरर हो जाता है जिसमें रिसर्चर उस चीजों को कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल कोई प्लांट पर स्टडी हो रही है, सो टेम्परेचर उस पर अफेक्ट कर सकता है। सो टेम्परेचर ये अफेक्ट कर रहा है तो ये रैंडमली एरर अकर हो जाता है जिस पर रिसर्चर का कोई कंट्रोल नहीं हो। सो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रैंडम एरर। नेक्स्ट, विच लॉ इज रिलेटेड टू सैंपल इन्वेस्टिगेशन? सो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सैंपल इन्वेस्टिगेशन से कौन सा लॉ रिलेटेड है। सो याद रखिएगा, सैंपल इन्वेस्टिगेशन होता क्या है आपको पहले पता होना चाहिए। मतलब आप जब सैंपल सेलेक्ट करते हो तो आप किस किस तरीके से सैंपल सेलेक्ट करते हो, आप कैसे सैंपल सेलेक्ट कर रहे हो, कितना आपका सैंपल में कितने मेंबर्स हो रहे हैं, क्या आपने ज्यादा आपके सैंपल्स को चुन लिया है, फिर आपने बहुत कम आपके सैंपल्स को चुन लिया, उसे हम कहते हैं सैंपल इन्वेस्टिगेशन। यानी सैंपल पर आप कैसे स्टडी परफॉर्म कर रहे हो उसे हम कहते हैं सैंपल इन्वेस्टिगेशन। अब सैंपल इन्वेस्टिगेशन से आपके जो लॉ रिलेटेड होते हैं, ये दोनों भी लॉ होते हैं, लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी एंड लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर्स। ये दोनों भी लॉ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप सैंपल पर इन्वेस्टिगेशन करो तो आपको ये दोनों लॉ को फॉलो करना होता है। अब ये दोनों लॉ होते क्या है, सो हम यहाँ पर देखते हैं इस डेफिनेशन में। सो लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी क्या होता है कि आपने जो भी आपके सैंपल सेलेक्ट कर रहे हैं रैंडमली, जो भी आपके पास सैंपल हो गए वो आपकी पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करना चाहिए, तभी आप उस सैंपल पर स्टडी परफॉर्म करते हो, फिर इन्वेस्टिगेशन परफॉर्म करते हो और तभी आपको सही रिजल्ट भी मिलेंगे। सो उसे कहते हैं हम लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी। और लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे हम प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ मास डेटा भी कहते हैं। याद रखना है, एग्जाम में आपको इस नाम से भी आ सकता है और इस नाम से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सैंपल इन्वेस्टिगेशन में कौन से लॉ रिलेटेड होते हैं। सो लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर, प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ मास डेटा, ये दोनों लॉ होते क्या है। सो लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर्स, जैसे लार्ज नंबर्स लिखा है यहाँ पर, लार्ज नंबर्स का मतलब होता है कि आपका जितना ज्यादा आप सैंपल सिलेक्ट करोगे उतना कम आपके एरर आने के चांसेस होंगे, मतलब उतना एक्यूरेट आपके रिजल्ट आ सकते हैं, उतने सही आपके रिजल्ट आ सकते हैं। सो याद रखिएगा, जब भी आप आपके सैंपल का साइज लार्ज रखोगे आपके जो रिजल्ट आएंगे उतने एक्यूरेट आएंगे, उतने सही आ सकते हैं, और इस केस में आपके जो सैम्पलिंग एरर है वो भी रिड्यूस हो जाता है। सो सैंपल इन्वेस्टिगेशन में ये दोनों भी लॉ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और ये दोनों भी लॉ सैंपल इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड होते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ। नेक्स्ट, एक्शन हाइपोथेसिस आर बेस्ड ऑन। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एक्शन हाइपोथेसिस कौन से ऑप्शंस पर बेस्ड होंगी। अब एक्शन हाइपोथेसिस ये होती क्या है? सो एक्शन वर्ड आ रहा है, दैट मीन्स इट इज रिलेटेड टू योर एक्शन रिसर्च। ओके, सो एक्शन रिसर्च में जैसे हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ इमीडिएटली उस प्रॉब्लम के अगेंस्ट एक्शन लेते हैं, इसीलिए हम उसे कहते हैं एक्शन हाइपोथेसिस, सॉरी एक्शन रिसर्च। अब एक्शन हाइपोथेसिस क्या होती है? एक्शन रिसर्च में हम जब भी प्रॉब्लम के अगेंस्ट कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, सो उसके अगेंस्ट कुछ हाइपोथेसिस मेड करने को हम कहते हैं एक्शन हाइपोथेसिस। अब जैसे मैंने आपको इसके पहले भी कई लेक्चर्स में बताया कि एक्शन रिसर्च आपकी टीचिंग फील्ड में ज्यादा यूज करी जाती है, एजुकेशनल फील्ड में ज्यादा यूज करी जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक्शन रिसर्च में आप एक्शन हाइपोथेसिस कैसे बनाओगे कि मान लीजिए एक क्लास में एक टीचर है, वो बच्चों को बता रही है कि मैप को किस तरीके से रीड करना है, किस डायरेक्शन में मैप को देखना है। अब बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है किस डायरेक्शन में आपको मैप है और मैप को रीड करना है।
तो यहाँ पर टीचर क्या करेगी, इसके अगेंस्ट हाइपोथेसिस ले डाउन करेगी कि मैं और किस तरीके से बता सकती हूँ कि बच्चों को किस वे में कितना इजी मेथड होगा कि मैप को रीड करना। से यहाँ पर टीचर इमीडिएटली कुछ हाइपोथेसिस ले डाउन करेगी और उसको सॉल्व करना स्टार्ट कर देगी। सो एक्शन हाइपोथेसिस किस चीज पर बेस्ड होती है, प्रॉब्लम पर, क्योंकि एक्शन रिसर्च भी हमारी प्रॉब्लम पर ही बेस्ड होती है, जिसमें हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। मतलब प्रॉब्लम को कुछ कॉज ऑफ अ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम का क्या कॉज है, उसे हम सॉल्व करने के लिए एक्शन हाइपोथेसिस का यूज करेंगे। सो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कॉज ऑफ हाइपोथेसिस। एक्शन रिसर्च में कोई थ्योरी का आप यूज नहीं करते हो और रिसर्चर्स के एक्सपीरियंस का यूज नहीं किया जाता है, बल्कि किसी इमीडिएट प्रॉब्लम को सॉल्व करा जाता है, यानी प्रॉब्लम का हम कॉज फाइंड आउट करते हैं और एक्शन हाइपोथेसिस इसी पर बेस्ड होती है कि प्रॉब्लम का क्या कॉज हो रहा है। नेक्स्ट, The snowball sampling method is useful when the universe is small and dash. इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि आप स्नोबॉल सैम्पलिंग मेथड जब यूज करते हो तो आप कब यूज करोगे, जब आपकी यूनिवर्स स्मॉल होती है। और क्या होती है आपकी यूनिवर्स, क्या स्कैटर्ड होती है, स्पेसिफिक होती है, जनरल होती है, या फिर कॉन्सेंट्रेटेड होती है। तो हम पहले देखते हैं कि स्नोबॉल सैम्पलिंग क्या होती है। तो स्नोबॉल सैम्पलिंग जिसमें रिसर्चर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रिसर्चर नहीं प्ले करते, यहाँ पर आपके जो रिस्पोंडेंट होते हैं ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए ये रिसर्चर है, रिसर्चर को स्टडी करना है पर्टिकुलर जो सिटी है, उस सिटी में रहने वाले जो पर्सन है कितने पर्सन ड्रग कंज्यूम करते हैं। तो जो भी ड्रग कंज्यूम करते हैं ये इजीली अपने आप को एक्सपोज नहीं करते हैं पर्सन, तो यहाँ पर रिसर्चर को उनके कुछ एक दो लोग मिल जाते हैं और उन्हीं एक दो लोग को रिसर्चर कहते हैं कि तुम और पर्सन को और रिस्पोंडेंट को सिलेक्ट कर लो जो ड्रग कंज्यूम करते हैं, क्योंकि ये ड्रग कंज्यूम करते हैं, इनको पता होगा कि और ऐसे कौन से पर्सन है इस पर्टिकुलर सिटी में जो ड्रग कंज्यूम करते हैं, तो ये पर्सन और लोगों को सिलेक्ट कर लाएगा, फिर ये पर्सन भी और लोगों को सिलेक्ट कर लाएगा। तो यहाँ पर स्नोबॉल सैम्पलिंग में मेनली जो यूनिवर्स होती है वो बहुत स्मॉल होती है, क्योंकि इजीली लोग खुद को एक्सपोज नहीं करते हैं कि हम ड्रग कंज्यूम करते हैं, ऐसा कोई भी नहीं करेगा, इसीलिए एक दो परसेंट रिसर्चर को मिल जाते हैं और उन्हीं लोगों से रिसर्चर कहते हैं कि तुम और रेस्पोंडेंट को सिलेक्ट कर लाओ। तो याद रखना स्नोबॉल सैम्पलिंग में आपकी जो यूनिवर्स होती है वो काफी स्मॉल होती है एंड स्पेसिफिक होती है, क्योंकि आप एक स्पेसिफिक टॉपिक पर ही कुछ स्पेसिफिक लोगों पर ही आप रिसर्च कर पाओगे जो सिर्फ और सिर्फ ड्रग कंज्यूम कर रहे हैं। सो आपके जो यूनिवर्स है स्कैटर्ड नहीं होती, मतलब ज्यादा फैली हुई नहीं होती, बहुत कम होती है, सो स्कैटर तो हो नहीं सकता ऑप्शन। इसी तरीके से जर्नल, जर्नल भी नहीं हो सकती, आपकी स्पेसिफिक होगी, क्योंकि यहाँ पर आपके पास बहुत ज्यादा लोग नहीं हैं, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो गया। फिर कॉन्सेंट्रेटेड, कॉन्सेंट्रेटेड यानी बहुत ज्यादा अमाउंट में एकदम स्पेसिफिक, ये भी नहीं हो सकती है। लेकिन आपकी जो स्नोबॉल सैम्पलिंग है, स्नोबॉल सैम्पलिंग मेथड में आपकी जो यूनिवर्स होती है बहुत स्मॉल होती है और एक स्पेसिफिक होती है, इसलिए यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, स्पेसिफिक। नेक्स्ट, when data collected is passed through one statistical method, organization, classification, tabulation, computation, etc. are called. इस क्वेश्चन में पूछ रहा है आपने एक डेटा कलेक्ट कर लिया, फॉर एग्जांपल उस डेटा पर आपने एक स्टैटिस्टिकल मेथड अप्लाई करा, मतलब आपने उस डेटा का मीन निकाला होगा, उसका मीडियन, मोड, उसका स्टैंडर्ड डिविएशन निकाला, देन उसको ऑर्गेनाइज किया आपने, उसको सिस्टमैटिकली उसको प्लेस किया, देन उसको आपने क्लासीफाई करा जिस ग्रुप में उस डेटा को होना चाहिए वहां पर आपने प्रॉपर उसको अरेंज कर दिया, देन टैबुलेशन कर दिया, मतलब आपने टेबल में उस डेटा को फिल कर दिया, एंड देन लास्ट आपने कंप्यूट कर दिया वैल्यूज को। सो उसे हम क्या कहते हैं, उस डेटा को। सो याद रखना जब भी आपके पास जो डेटा मिल रहा है आप उस पर कुछ अप्लाई कर रहे हो, जैसे स्टैटिस्टिकल मेथड, उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हो, उसको क्लासीफाई कर रहे हो, तो उससे हम कहते हैं कोई प्रोसेस डेटा होता है, क्योंकि आप उस डेटा पर कुछ काम कर रहे हो, तो उस डेटा को बोलेंगे हम एक प्रोसेस डेटा। उसको आपने एक प्रॉपर वे में जो इन्फॉर्मेशन लग रही है आपने सिर्फ उतना ही रखा, जो अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन उसको आपने डिलीट कर दिया, तो उसे हम कहेंगे वो एक प्रोसेस डेटा हो जाएगा। अब रॉ डेटा क्या होता है, रॉ डेटा वो होता है जो एक ओरिजिनल डेटा हो या फिर अनऑर्गेनाइज्ड डेटा हो, मतलब ऐसा डेटा जो आप मान लीजिए आपने सैंपल पर स्टडी परफॉर्म किया और सैंपल से आपको जो डेटा मिल रहा है आप उसे बोलोगे ओरिजिनल डेटा, क्योंकि यहाँ पर आपने उस डेटा को ना ही आपने उसका स्टैटिस्टिकल मेथड से कुछ अपने मीन मीडियन निकाला उसका, ना उसको ऑर्गेनाइज किया, ना आपने उसको क्लासीफाई किया, बस आपको एक डेटा मिल गया सैंपल से। सो वो एक ओरिजिनल डेटा अगर अनऑर्गेनाइज्ड होगा जिसका आपने उसको कुछ ऑर्गेनाइज नहीं किया, उस पर कुछ मेथड्स ने अप्लाई किए, उसको क्लासीफाई नहीं किया, तो उसे हम कहते हैं एक रॉ डेटा। सो रॉ डेटा और अनऑर्गेनाइज्ड डेटा इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। उसी तरीके से ऑप्शन डी इज पर्सनल डेटा। पर्सनल डेटा क्या होता है, जो आपका खुद का डेटा हो, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपका नेम,
सरनेम, आपका एड्रेस। सो ये सारे आपके पर्सनल डेटा हो जाएगा। सो पर्सनल डेटा को आप ना ही उस पर आप स्टैटिस्टिकल मेथड अप्लाई कर सकते हो, ना ही उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हो। तो यहाँ पर ऑब्वियसली आपका ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट हो जाएगा और इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोसेस डेटा। नेक्स्ट, क्वेश्चनियर शुड हैव फॉलोइंग नंबर ऑफ क्वेश्चंस। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि क्वेश्चनियर जो होता है, जो कि आपका एक डेटा कलेक्शन टूल होता है, तो क्वेश्चनियर में कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस पॉसिबल हो सकते हैं या फिर कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस जनरली क्वेश्चनियर में प्रेजेंट हो सकते हैं। सो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में। डेटा कलेक्शन टूल्स जैसे क्वेश्चनियर्स, इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशंस, ये जो आपकी डेटा कलेक्शन टूल्स है, इन पे आपको कंपलसरी 1 और 2 क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर कंपलसरी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब क्वेश्चनर है, क्वेश्चनर क्या होता है? एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस, जिसमें एक लिस्ट होती है, उसमें सारे रिसर्चर क्वेश्चंस प्रोवाइड कर देते हैं और रिसर्चर जो रिस्पोंडेंट्स है उस रिसर्चर के आंसर्स का रिस्पॉन्स करते हैं। सो क्वेश्चन क्या होते हैं? ये स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन होते हैं। रिसर्च पहले से ही इनको डिसाइड कर लेते हैं क्वेश्चंस को, और जो आपके रिस्पोंडेंट है उनको बस यहाँ पर रिस्पॉन्स करना होता है। सो याद रखिएगा, क्वेश्चनर जो होते हैं, क्वेश्चनर्स में ना 20 क्वेश्चंस होते हैं, ना 30, ना 40। मतलब क्वेश्चनर में जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ 10 ही क्वेश्चन पूछ सकते हो आपके रिस्पॉन्डेंट से, या फिर सिर्फ आप 30 क्वेश्चन पूछ सकते हो। ऐसा कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं होता है। आपकी नीड के अकॉर्डिंग आपको चाहिए कि आपका जो सर्वे है, सर्वे में आपकी नीड के अकॉर्डिंग चाहिए, मतलब आपको ज्यादा क्वेश्चंस पूछना है, आपका जो ज्यादा डेटा आपको कलेक्ट करना है, तो आप ज्यादा क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो। जैसे 50 पूछ लिया आपने, 100 भी पूछ सकते हो, आप 200 भी पूछ सकते हो। तो अनलिमिटेड क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो आप आपके क्वेश्चनर्स में। तो यहाँ पर कोई आपके पास स्पेसिफिक नंबर नहीं होता है कि आपको सिर्फ 30 पूछना है, 40 पूछना है, तो आप आपके नीड के अकॉर्डिंग पूछ सकते हो। सो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ सर्वे। नेक्स्ट, What distinguishes the experimental method from the quasi-experimental method? इस क्वेश्चन में भी पूछ रहा है कि एक्सपेरिमेंटल मेथड और क्वाजी एक्सपेरिमेंटल मेथड में डिफरेंस क्या होता है। सो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। मैं आपको बता दूं, कई पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में सेम क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, डिफरेंट डिफरेंट पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। और मैं आपको बता दूं, आपके एग्जाम में एक्सपेरिमेंटल मेथड, क्वाजी एक्सपेरिमेंटल मेथड, और जैसे एक्सपेरिमेंटल मेथड्स में और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आपके पास वेरिएबल्स होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल और मॉडरेटिंग वेरिएबल, और नेक्स्ट होता है कंफाउंडिंग वेरिएबल। सो इन वेरिएबल्स पर आपको कंपलसरी एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, और एक्सपेरिमेंटल और क्वाजी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च से क्वेश्चन कंपलसरी पूछा जाता है। सो अब मैं बता दूं आपको, एक्सपेरिमेंटल मेथड और क्वाजी एक्सपेरिमेंटल मेथड में जो सेम चीजें होते हैं, जिनमें इन दोनों में डिफरेंस नहीं होता है, जो सिमिलर चीजें होते हैं, वो होती है साइंटिफिक स्टेटस, यानी आप साइंटिफिक वे से आपकी स्टडी परफॉर्म करते हो, साइंटिफिक वे से रिसर्च करते हो, उसमें आप साइंटिफिक थियोरीज, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स का यूज करते हो, सिस्टमैटिक मैनर में आप आपकी रिसर्च परफॉर्म करते हो। उसी तरीके से ऑप्शन बी, एग्जिस्टेंस ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एक्सपेरिमेंटल मेथड और क्वाजी एक्सपेरिमेंटल मेथड, ये दोनों में भी आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल एग्जिस्ट करते हैं, प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट, सेंसिटिविटी ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल। सो एक्सपेरिमेंटल मेथड और क्वाजी एक्सपेरिमेंटल मेथड में आपका जो डिपेंडेंट वेरिएबल था, आप बेसिकली इसको ऑब्जर्व करते हो। दोनों में आपका इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल का रोल सेम ही प्ले होता है दोनों भी मेथड में। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए, बी एंड सी, ये तीनों भी इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों भी ऑप्शंस में आपको एक्सपेरिमेंटल मेथड और क्वाजी एक्सपेरिमेंटल मेथड के डिफरेंस नहीं दिए हैं, बल्कि तीनों भी ऑप्शन में इन दोनों मेथड्स की सिमिलैरिटीज आपको दी गई है। अब जो डिफरेंस होता है आपके एक्सपेरिमेंटल मेथड और क्वाजी एक्सपेरिमेंटल मेथड में, ये होता है कि आपके जो आप रैंडम असाइन करते हो पार्टिसिपेंट्स को, ये रैंडमली आप असाइन नहीं कर सकते आपके क्वाजी एक्सपेरिमेंटल मेथड में। अब जैसे कि एक्सपेरिमेंटल मेथड में आप आपके जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, इनको मैनिपुलेट करते हो, इनको रैंडमली आप असाइन करते हो, लेकिन ऐसा आप क्वाजी एक्सपेरिमेंटल मेथड में नहीं करते हो, क्योंकि क्वाजी का मतलब क्या होता है? आर्टिफिशियल। ओके, आप आर्टिफिशियली, आप नेचुरल वे में इसको परफॉर्म नहीं करते हो, इसीलिए आप क्वाजी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आप डायरेक्टली आपके जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनको रैंडमली असाइन नहीं करते हो, ना ही आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करते हो। तो यही डिफरेंस होता है एक्सपेरिमेंटल मेथड और क्वाजी एक्सपेरिमेंटल मेथड में। सो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, द रैंडम असाइनमेंट ऑफ पार्टिसिपेंट्स टू कंडीशंस। नेक्स्ट, डैश इज द वे टू सॉल्व द रिसर्च प्रॉब्लम इन अ सिस्टमैटिक वे। इस क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है कि हमें दिए गए ऑप्शन में से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें हम हमारी जो रिसर्च की प्रॉब्लम होती है उसे हम एक सिस्टमैटिक वे में सॉल्व करते हैं। यानी मान लीजिए आपकी कुछ रिसर्च की प्रॉब्लम है, XYZ आपकी कुछ रिसर्च की प्रॉब्लम है,
यहाँ पर अपने इस प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना है, तो आप क्या करते हैं, एक सिस्टमैटिक मैनर में आपको रिसर्च की प्रॉब्लम आप सॉल्व करते हो। आप आपकी रिसर्च की प्रॉब्लम कैसे भी जिगजैग मैनर में सॉल्व करोगे तो आप अभी कभी रिसर्च ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपकी जो रिसर्च होती है ये 1 और 2 मंथ्स की नहीं होती। आपकी रिसर्च आपको 3 to 6 ईयर्स तक आपकी रिसर्च चलती है। तो आपको एक सिस्टमैटिक वे में आपको रिसर्च को परफॉर्म करना होता है, या फिर आपके रिसर्च की जो प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व करना होता है। तो ऐसा सिर्फ और सिर्फ आप रिसर्च मेथोडोलॉजी में करते हैं। सो रिसर्च मेथोडोलॉजी में जैसे कि मैंने आपको अभी तक बताया है, आप किस तरीके से आपको स्टेप्स फॉलो करना है। रिसर्च मेथोडोलॉजी में हर एक चीज आती है, रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक्स, किस तरीके से आपको उसको कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करना है, रिसर्च के में आपको कौन कौन से एथिक्स फॉलो करना है, किस तरीके से आपको रिसर्च परफॉर्म करना है, कौन से प्रोसीजर, कौन से मेथड्स, कौन से स्टेप्स को आपको फॉलो करना है, किस तरीके से आपको रिपोर्ट लिखना है, उसके भी कुछ स्टेप्स होते हैं। वो सारी चीजें आप सिर्फ और सिर्फ रिसर्च मेथोडोलॉजी में परफॉर्म करते हो। सो याद रखिएगा, रिसर्च मेथोडोलॉजी एक ऐसा वे है जिसमें आप आपकी जो रिसर्च है, रिसर्च की प्रॉब्लम को सिस्टमैटिक वे में सॉल्व करते हो, यानी स्टेप बाय स्टेप हर एक स्टेप्स के पीछे आपके कुछ ना कुछ लॉजिक होगा और प्रॉपर एक ऑर्गेनाइज्ड वे में आप आपके रिसर्च को परफॉर्म करते हैं। तो सिर्फ ऐसा आप रिसर्च मेथोडोलॉजी में करते हो। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब जो रिमेनिंग ऑप्शन है उन्हें भी हम देख लेते हैं। जैसे ऑप्शन ए टेक्निक। टेक्निक क्या होता है, एक मेथड, सिर्फ एक मेथड है। सिर्फ अगर आप आपकी रिसर्च में सिर्फ मेथड यूज करो तो क्या आपकी रिसर्च प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर पाओगे? नहीं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। उसी तरीके से ऑप्शन बी रिसर्च प्रोसीजर। रिसर्च में आप कौन कौन से प्रोसीजर यूज कर रहे हैं, कौन कौन से मेथड्स अप्लाई कर आपके रिसर्च को सॉल्व करें। अगेन प्रोसीजर का मीनिंग होता है मेथड्स। सो रिसर्च में सिर्फ आप मेथड्स यूज करोगे तो आप आपकी रिसर्च की प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो जाएगा। उसी तरीके से ऑप्शन डी रिसर्च प्रोसेस। सिर्फ आप आपके रिसर्च के प्रोसेस, यानी आप रिसर्च के कुछ जैसे 7 to 8 स्टेप्स है, उन्हीं स्टेप्स को, उन्हीं प्रोसेस को अगर परफॉर्म करोगे तो क्या आप आपकी रिसर्च की प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे? ये भी हम नहीं कह सकते। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। सो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा रिसर्च मेथोडोलॉजी, क्योंकि रिसर्च मेथोडोलॉजी एक ऐसा वे है जिसमें आप आपकी रिसर्च की प्रॉब्लम को सिस्टमैटिक वे में सॉल्व करते हो। नेक्स्ट, द पर्पस ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज टू। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग का पर्पस क्या होता है। अब हाइपोथेसिस टेस्टिंग हम क्यों करते हैं, ये देखने के लिए जो हमारी नल हाइपोथेसिस है उसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं और रिजेक्ट कर लेते हैं। दो ही वेज होते हैं। अगर हम हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं तो हम नल हाइपोथेसिस को या तो एक्सेप्ट कर लेते हैं या फिर रिजेक्ट कर लेते हैं। ये दो ही चीज करते हैं जब भी हम हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। तो अब इस क्वेश्चन में हमें कुछ ऑप्शंस गिवन है, उसके थ्रू हम देखते हैं कि हाइपोथेसिस का पर्पस क्या होगा करेक्ट। अब ऑप्शन ए देखते हैं हम, टेस्ट हाउ फार द मीन ऑफ सैंपल इज फ्रॉम जीरो। हम हाइपोथेसिस टेस्ट इसलिए नहीं करते कि जो हमारा सैंपल का मीन है, सैंपल से हमको जो भी रिजल्ट्स मिल रहे हैं वो जीरो से कितना दूर है ये देखने के लिए हम हाइपोथेसिस को टेस्ट नहीं करते। सो यहाँ पर आपको ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी देखेंगे हम, डिटरमाइन द अप्रोप्रिएट वैल्यू ऑफ द सिग्निफिकेंस लेवल। हम सिग्निफिकेंस लेवल को डिटरमाइन करने के लिए भी हाइपोथेसिस को टेस्ट नहीं करते हैं। अब सिग्निफिकेंस लेवल क्या होता है, सिग्निफिकेंस लेवल वो होता है जब भी आप हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हो तो आप आपके जो रिजल्ट है उसमें कुछ एरर अलाउ करते हो। अब मान लीजिए आपका जो सिग्निफिकेंस लेवल है वो आप 1% रखते हो और या फिर 5%, या तो आप 1% रखोगे या फिर 5%। अगर आपने आपका सिग्निफिकेंस लेवल 1% रखा है मतलब आप सिर्फ आपकी स्टडी में 1% एरर को अलाउ करोगे, मतलब आपके जो 99% जो भी रिजल्ट आएंगे वो सही होंगे। और सिग्निफिकेंस लेवल आपने अगर 5% रख दिया मतलब आप जो आपकी रिसर्च में एरर अलाउ करेंगे वो 5% अलाउ करेंगे, मतलब 95% आपके जो रिजल्ट आएंगे वो करेक्ट आएंगे। सो ये डिटरमाइन करने के लिए भी आप हाइपोथेसिस को टेस्ट नहीं करते हो। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन डी, डिटरमाइन द अप्रोप्रिएट वैल्यू ऑफ द नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस के अप्रोप्रिएट वैल्यू को डिटरमाइन करने के लिए आप हाइपोथेसिस को टेस्ट नहीं करते, बल्कि ये देखते हो कि नल हाइपोथेसिस को हमको एक्सेप्ट करना है या फिर रिजेक्ट करना है। हम नल हाइपोथेसिस को किसी वैल्यू को डिटरमाइन नहीं करते, आपको याद रखना है, किसी वैल्यू को डिटरमाइन नहीं करेंगे नल हाइपोथेसिस की। हम बस ये देखते हैं कि नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना है फिर रिजेक्ट करना है। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन बी, डिटरमाइन वेदर द स्टैटिस्टिकल रिजल्ट इज सिग्निफिकेंट। मतलब अब मान लीजिए हाइपोथेसिस टेस्ट, हाइपोथेसिस क्या होता है, हाइपोथेसिस इज नथिंग बट एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है जो रिसर्च अपने रिसर्च में अपने गेसेस पर ले डाउन करते हैं और उसको अपने रिसर्च में टेस्ट करते हैं।
अब मान लीजिए एक हाइपोथेसिस है कि वाटर अगर इंक्रीज करते हैं तो प्लांट की ग्रोथ भी इंक्रीज होगी। ये मेरी एक हाइपोथेसिस है। अगर मैं प्लांट को वाटर ज्यादा दे रही हूँ तो प्लांट की ग्रोथ भी ज्यादा होगी। अब इससे जो रिजल्ट आ रहे हैं, इससे जो रिजल्ट आएंगे मतलब वो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है या नहीं, मैं ये चेक करने के लिए हाइपोथेसिस टेस्ट करते हैं हम। स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंस। ओके, हम हाइपोथेसिस टेस्ट इसलिए करते हैं स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंस है या फिर नहीं ये देखने के लिए। अब स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंस का मतलब क्या हो रहा है, आपके जो रिजल्ट हो रहे हैं वो बाय चांस आ रहे हैं या फिर आपका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है मतलब जो वाटर है, कि वाटर की वजह से ही ग्रोथ हो रही है या फिर नहीं, आप ये देखते हो। ओके, अगर वाटर की वजह से ग्रोथ हो रही है तो आप क्या करोगे, जो आपकी नल हाइपोथेसिस है उसको रिजेक्ट कर लोगे। अगर वाटर की वजह से ग्रोथ नहीं हो रही है तो आपकी नल हाइपोथेसिस को आप एक्सेप्ट कर लोगे। तो ये हो जाती है आपकी हाइपोथेसिस टेस्टिंग का पर्पस। सो हाइपोथेसिस टेस्टिंग का पर्पस ये होता है कि डिटरमाइन वेदर अ स्टैटिस्टिकल रिजल्ट इज सिग्निफिकेंट। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इस क्वेश्चन में हमें सैम्पलिंग से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है और हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो वन बाय वन हम ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग सिलेक्ट द पॉपुलेशन एट रेगुलर इंटरवल्स। तो सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में क्या होता है, आप इंटरवल डिसाइड कर लेते हो। आपके मान लो कोई पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन में से आप ये डिसाइड कर लोगे कि आपके पास बहुत लार्ज पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन में से मैं हर 5th पर्सन को सिलेक्ट कर लूंगा और वो मेरा सैंपल बन जाएगा। सो यहाँ पर आप कोई इंटरवल डिसाइड कर लो कि इतने इतने नंबर्स के लोगों को, इतने इतने नंबर्स पर जो भी मेंबर्स आएंगे उनको मैं सिलेक्ट कर लूंगा। तो ये सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में आता है और यहाँ पर आपको ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन बी, the population divided into various subgroups and each subgroup having a representation in a sample design is called stratified sampling. स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में आप क्या कर लेते हो, आपकी जो पॉपुलेशन होती है जो कि हेटेरोजेनस पॉपुलेशन होती है, आपकी पॉपुलेशन को आप सब ग्रुप्स में डिवाइड कर लेते हो जो कि आपकी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करती है, और उस ग्रुप्स में डिवाइड करने के बाद उस ग्रुप से आप सैंपल सिलेक्ट कर लेते हो और उस पर आप रिसर्च परफॉर्म करते हो। सो ये आपकी स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग की डेफिनेशन हो गई। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी भी करेक्ट है। Then option C, the members of population are fairly homogeneous where simple random sampling is used. Yes, यहाँ पर आपका ऑप्शन सी भी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी ये कह रहा है हमें कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में आप जो पॉपुलेशन में से मेंबर्स सिलेक्ट करते हो तो आपकी जो पॉपुलेशन होगी उस केस में होमोजीनियस होगी। अगर आपकी पॉपुलेशन होमोजीनियस होंगे तो आप सिंपल रैंडम सैम्पलिंग मेथड का यूज करते हो और रैंडमली पॉपुलेशन में से मेंबर्स को सिलेक्ट कर लेते हो। अगर आपकी पॉपुलेशन हेट्रोजीनियस होगी तो आप स्ट्रेटिफाइड का यूज करोगे। सो यहाँ पर आपको ऑप्शन सी भी करेक्ट है। देन ऑप्शन डी, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग इज नॉट जस्ट लाइक ड्रॉइंग अ नंबर इन अ लॉटरी। तो आपको याद रखना है ये ऑप्शन जो आपको गिवन है सैम्पलिंग से रिलेटेड ये इनकरेक्ट है, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में आप लॉटरी मेथड की तरह आपके पॉपुलेशन में से मेंबर्स को सिलेक्ट कर लेते हो। तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग को हम लॉटरी मेथड भी कहते हैं। तो लॉटरी मेथड क्यों कहते हैं, जैसे आपने देखा होगा जब लॉटरी का टिकट लगता है लोगों को तो क्या कैसे करते हैं, लॉटरी मेथड में एक लिस्ट होती है जिसमें मेंबर्स के नेम गिवन होते हैं, उसमें आप रैंडमली किसी भी मेंबर्स को चूज कर लेते हो और उनकी लॉटरी लग जाती है। उसी तरीके से सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में भी आप पॉपुलेशन में से मेंबर्स को डायरेक्टली सिलेक्ट करते हो, मतलब रैंडमली सिलेक्ट करते हो और उस पर स्टडी परफॉर्म करते हो आपकी। सो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग को हम लॉटरी मेथड भी कहते हैं। दैट्स व्हाई पर आपका ऑप्शन डी जो है इनकरेक्ट है। सो यहाँ पर आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है रिलेटेड टू सैम्पलिंग। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग इज नॉट जस्ट लाइक ड्रॉइंग अ नंबर इन अ लॉटरी। नेक्स्ट, population divided into 4 equal groups of a particular variable group is। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि आपने आपकी जो पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन को आपने 4 इक्वल ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। 4 इक्वल ग्रुप्स में आपके अपने पॉपुलेशन को डिवाइड कर दिया। सो उसे हम क्या कहेंगे, क्या उसे हम परसेंटाइल कहेंगे, क्वार्टाइल कहेंगे या फिर डेसाइल कहेंगे। सो यहाँ पर आपकी मान लीजिए कोई पॉपुलेशन थी, आपने उस पॉपुलेशन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड ये 4th पार्ट। 4 पार्ट में आपने इसको डिवाइड कर दिया। तो 4 पार्ट में आपने आपकी पॉपुलेशन को अगर डिवाइड कर दिया तो उससे हम कहेंगे क्वार्टाइल। क्वार्टाइल का ही मतलब होता है 4। ओके, क्वार्टाइल का मतलब होता है 4 कि आपने आपकी पॉपुलेशन को 4 इक्वल ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, तो उससे हम कहते हैं क्वार्टाइल।
परसेंटाइल क्या होता है, अगर आपने आपकी जो पॉपुलेशन है उसको 100 इक्वल ग्रुप्स में अगर आपने डिवाइड कर लिया तब आप उसे हम कहेंगे परसेंटाइल। परसेंटाइल का मतलब होता है 100। डेसाइल, डेसाइल क्या होता है, अगर आपने आपके जो पॉपुलेशन है उसको 10 इक्वल ग्रुप्स में अगर डिवाइड कर लिया तो उसे हम कहेंगे डेसाइल। डेसाइल 10 होता है, क्वार्टाइल 4 होता है और परसेंटाइल 100 होता है। सो आपने यहाँ पर आपके जो पॉपुलेशन है उसको 4 इक्वल ग्रुप्स में डिवाइड कर लिया, सो उसे हम कहते हैं क्वार्टाइल। सो याद रखना है क्वार्टाइल, क्वार्टाइल का मतलब होता है 4। सो यहाँ पर 4 इक्वल ग्रुप्स है तो आपने आपकी पॉपुलेशन को 4 इक्वल ग्रुप्स में डिवाइड कर लिया तो उसे हम कहेंगे क्वार्टाइल। सो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, क्वार्टाइल। नेक्स्ट, which one of the following is not a part of the basic principles of experimental design? इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि कौन से ऑप्शन में हमें एक्सपेरिमेंटल डिजाइन के बेसिक प्रिंसिपल गिवन नहीं है। सो वन बाय वन हम ऑप्शन देखते हैं। सो रिमेंबर, आपका जो एक्सपेरिमेंटल डिजाइन का जो बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं वो होते हैं रेप्लिकेशन, रैंडमाइजेशन एंड लोकल कंट्रोल। अब रेप्लिकेशन क्या होता है कि जो आप जिस टॉपिक पर आप जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं आप उसको रिप्रोड्यूस कर सको, आप बार बार वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सको। उससे क्या होगा, आप रिजल्ट देखोगे, आपके जो रिजल्ट आ रहे हैं बार बार सेम आ रहे हैं या फिर कैसे आ रहे हैं अगर आप एक्सपेरिमेंट बार बार परफॉर्म करते हो तो रेप्लिकेशन ये आपके एक्सपेरिमेंटल डिजाइन का बेसिक प्रिंसिपल होता है। देन रैंडमाइजेशन, रैंडमाइजेशन क्या होता है कि जैसे मान लो अगर आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में किसी डिसीज है और डिसीज के अगेंस्ट आप ड्रग लॉन्च कर रहे हो तो आप क्या करोगे इस केस में, आप जो सैंपल सिलेक्ट करोगे आपका वो आप रैंडमली सिलेक्ट करोगे, रैंडमली लोगों को ड्रग देकर देखेंगे कि उनकी बॉडी पर वो ड्रग कैसा इफेक्ट दिखा रही है। ओके, आप क्या करोगे, रैंडमली सैंपल्स कैसे सेलेक्ट करोगे, आप हर एक एज ग्रुप के आपके सैंपल में लोगे लोगों को, जैसे यंग है, ओल्ड है, वीमेन है, मेंस, जो भी है सारे लोगों को आप सैंपल्स में आपके ले लोगे और उनको रैंडमली चूज करोगे। सो रैंडमाइजेशन ये भी आपके एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का बेसिक प्रिंसिपल होता है। देन लोकल कंट्रोल, जैसा हमने अभी देखा है कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में रिसर्चर जो एक्सट्रेनियस वेरिएबल होते हैं उनको अपने रिसर्च में कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं ताकि वो डिपेंडेंट वेरिएबल को अफेक्ट ना करे। तो रेप्लिकेशन, रैंडमाइजेशन, लोकल कंट्रोल ये तीनों भी आपके बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं एक्सपेरिमेंटल डिजाइन के। देन रिडक्शन, रिडक्शन क्या होता है, किसी भी चीज को रिड्यूस करना, किसी भी चीज के इफेक्ट को रिड्यूस करना। जैसे इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट में नॉइज होती है, ओके, नॉइज वगैरह के इफेक्ट को कम करना, रिड्यूस करना, दैट इज नोन एज रिडक्शन। जितना हो सके इंस्ट्रूमेंट में जो नॉइज होती है उसके इफेक्ट को मिनिमाइज करना। सो ये आपके एक्सपेरिमेंटल डिजाइन का बेसिक प्रिंसिपल नहीं होता है, दैट्स व्हाई आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, रिडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following includes all the physical components of a computer? इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कंप्यूटर का फिजिकल कंपोनेंट है। फिजिकल कंपोनेंट मतलब क्या होता है, जिसको आप टच कर सकते हो। सो ऐसा कंपोनेंट कंप्यूटर का जो फिजिकल होता है उसे हम कहते हैं हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या होता है, जैसे आपके माउस, कीबोर्ड, स्क्रीन और सीपीयू। सो ये सारे चीजों को आप टच कर सकते हो, सो उन्हें हम कहते हैं हार्डवेयर। दैट्स व्हाई आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन बी, मालवेयर। मालवेयर क्या होते हैं, जैसे आपके कंप्यूटर में जो वायरसेस होते हैं, जो भी वायरस होता है आपके कंप्यूटर में उन्हें हम कहते हैं मालवेयर। तो ये फिजिकल कंपोनेंट नहीं हो जाएगा आपके कंप्यूटर का, सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी इनकरेक्ट है। देन ऑप्शन सी, सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है, जो भी प्रोग्राम्स आपके कंप्यूटर में रन होते हैं उन्हें हम कहते हैं सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर भी ये फिजिकल कंपोनेंट नहीं है कंप्यूटर का, सो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन डी, यूपीएस। यूपीएस क्या होता है, आपको पहले तो यूपीएस का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। यूपीएस का भी फुल फॉर्म आ सकता है एग्जाम में, आपको ये याद रखना है। यूपीएस का फुल फॉर्म होता है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। यूपीएस का फुल फॉर्म होता है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। सो ये आपके कंप्यूटर को पावर सप्लाई करता है। जैसे इनकेस लाइट चले गई आपकी, सो अगर लाइट चले जाती है तो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। सो ऐसा ना हो इसलिए यूपीएस जो पावर सप्लाई करता है आपके कंप्यूटर को ये लगाया जाता है, जिसकी हेल्प से अगर आपकी लाइट चले जाती है तो ये आपके कंप्यूटर को पावर सप्लाई करता है। सो यूपीएस ये भी आपके फिजिकल कंपोनेंट में नहीं आता है कंप्यूटर के, दैट्स व्हाई आपका ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। सो ऐसा कंपोनेंट जो कंप्यूटर का फिजिकल कंपोनेंट है उसे हम कहते हैं हार्डवेयर। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट,
फॉर बेटर एक्यूरेसी इन रिसर्च विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी टेकन केयर ऑफ। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है, अगर आप रिसर्च कर रहे हो, रिसर्च में किसी टॉपिक पर आप रिसर्च परफॉर्म कर रहे हो, तो आपके जो रिजल्ट आएंगे एक्यूरेट कब आएंगे, आपको क्या करना होगा जब आपके रिजल्ट जो है एक्यूरेट आएंगे। सो वन बाय वन हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए, इंक्रीजिंग द सैंपल। यस, आप अगर आप सैंपल्स को आपके इंक्रीज करोगे तो उतना ज्यादा आपको जो रिजल्ट मिलेगा एक्यूरेट मिलेगा। अब सैंपल्स क्या होता है, जैसे आप पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन में से अगर 100 मेंबर्स है, 100 में से आपने समझ लो आपके जो सैंपल्स है उनमें 90 मेंबर्स को सिलेक्ट कर लिया, 100 में से आपने 90 लोगों को सिलेक्ट कर लिया, ये आपका सैंपल बन गया और इन 90 लोगों पर आप रिसर्च परफॉर्म करते हो। सो आपने ज्यादा सैंपल लिया, जितना ज्यादा आप सैंपल लोगे उतना एरर कम आने के चांसेस होते हैं, मतलब उतना आपका जो रिजल्ट है, जितना ज्यादा सैंपल आप लोगे, जितनी ज्यादा पॉपुलेशन में से मेंबर्स को सिलेक्ट करेंगे उतना ज्यादा आपके रिजल्ट जो है एक्यूरेट आ जाएंगे। सो इंक्रीजिंग द सैंपल साइज, यस, इसके थ्रू भी आपके जो रिसर्च के रिजल्ट होंगे वो एक्यूरेट आएंगे। देन ऑप्शन बी, अनबायस्ड डेटा कलेक्शन। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी भी करेक्ट हो जाएगा, आपको अनबायस्ड बेसिस डेटा को कलेक्ट करना चाहिए। मतलब अब जब जैसे आपने इंटरव्यू परफॉर्म किया, आपने क्वेश्चन के थ्रू रिस्पोंडेंट्स का रिस्पांस लिया, पब्लिक का आप ओपिनियन जानते हो, तो उसमें अगर मान लीजिए आपको 90% ऐसा 90% आपको करेक्ट इंक्वायरी मिल रही है और 10% नहीं मिल रही, तो आपको ये 10% को इग्नोर नहीं करना है, आपको प्रॉपर मेंशन करना है हर एक चीज को जो आ रहा है आपके रिजल्ट। आपको एकदम अनबायस्ड वे से डेटा कलेक्ट करना चाहिए, आपको आपके ओपिनियंस, अपने जजमेंट को आगे रखकर डेटा कलेक्ट नहीं करना चाहिए। तो अगर आप अनबायस्ड वे से डेटा को कलेक्ट करते हो तो आपके जो रिसर्च के रिजल्ट हो वो एक्यूरेट आएंगे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ई एंड बी दोनों भी करेक्ट है, दैट्स व्हाई आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। नेक्स्ट, Which one is not an example of subjective variable? इस क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है कि सब्जेक्टिव वेरिएबल का एग्जाम्पल हमें किस ऑप्शन में गिवन नहीं है। अब सब्जेक्टिव वेरिएबल क्या होता है पहले आपको ये पता होना चाहिए। सब्जेक्टिव वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं जिसमें हमारे पास जो भी डेटा अवेलेबल होता है वो नंबर्स के फॉर्म में अवेलेबल नहीं होता है। आपको याद रखना है, सब्जेक्टिव वेरिएबल्स में हमारे पास जो भी डेटा होता है या फिर सब्जेक्टिव वेरिएबल्स में जो भी हमारे पास पार्टिसिपेंट्स से रिलेटेड कुछ भी डेटा होता है वो उनके फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स को बताता है और डिस्क्राइब करता है। सो सब्जेक्टिव वेरिएबल्स में हमारे पास जो भी डेटा होता है वो जनरली नंबर्स के फॉर्म में अवेलेबल नहीं होता है, बल्कि वो किसी की फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स को बताता है। अब वन बाय वन हम ऑप्शंस देखते हैं और देखते हैं कि किस ऑप्शन में हमें सब्जेक्टिव वेरिएबल का एग्जाम्पल गिवन नहीं है। सेक्स, सेक्स क्या होता है, जेंडर, मेल या फिर फीमेल। सो यहाँ पर मेल या फिर फीमेल है तो हमारे पास नंबर्स के फॉर्म में अवेलेबल नहीं है डेटा, अगेन ये आपका सब्जेक्टिव वेरिएबल का एग्जाम्पल होगा। देन रिलीजन, रिलीजन भी आप क्या करोगे, डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन है, रिलीजन को कोई नंबर्स नहीं है, किसी रिलीजन का कोई नंबर नहीं है, सो यहाँ पर रिलीजन किसी का फीचर बता रहा है कि आप कौन से रिलीजन हो, तो सब्जेक्टिव वेरिएबल का भी ये एग्जाम्पल हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी, रिलीजन सब्जेक्टिव वेरिएबल का एग्जाम्पल हो जाएगा। देन रेस, रेस क्या होता है कि जनरली फिजिकल ट्रेट्स को बताता है रेस, जैसे किसी के स्किन कलर को, कोई ज्यादा डार्क है, कोई फेयर है, किसी का हेयर टेक्सचर, किसी के फेशियल फीचर्स और किसी का आई फॉर्मेशन, सो ये सारे रेस में आता है, जिसमें आप बोलते हैं किसी का फिजिकल ट्रेट्स वो कैसा दिखता है उसको हम रेस कहते हैं। सो रेस ये भी आपका सब्जेक्टिव वेरिएबल का एग्जाम्पल होता है। देन लास्ट इज इनकम। इनकम, आप इनकम को कोई फीचर नहीं होता है, इनकम को आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इनकम नंबर्स के फॉर्म में होती है, ऑलवेज इनकम आपको नंबर्स के फॉर्म में देखने मिलेंगे, किसी की 70,000, 80,000, 90,000। सो यहाँ पर इनकम में आपके पास जो भी डेटा अवेलेबल होता है जनरली नंबर्स के फॉर्म में होता है, सो इनकम आपका ये सब्जेक्टिव वेरिएबल का एग्जाम्पल नहीं होगा। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, टाइप 2 एरर इज ऑल्सो नोन एज। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि टाइप 2 एरर को और हम क्या कहते हैं। सो टाइप 2 एरर होता क्या है, किस तरीके से टाइप 2 एरर ये टर्म यूज में आया है, इस टर्म का मतलब क्या होता है आपको पहले तो ये पता होना चाहिए। सो याद रखिएगा, रिसर्चर जब अपनी रिसर्च में हाइपोथेसिस को टेस्ट करते, रिसर्चर पहले अपनी रिसर्च में हाइपोथेसिस को टेस्ट करते, तो रिसर्चर से हाइपोथेसिस को टेस्ट करने में कुछ मिस्टेक्स हो जाती है, सो उसी मिस्टेक्स को हम कहते हैं एरर्स। सो उसी तरीके से एरर्स के भी टाइप होते हैं, टाइप 1 एरर, टाइप 1 एरर एंड टाइप 2 एरर। अब इस क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है कि टाइप 2 एरर को और हम क्या कहते हैं। सो याद रखिएगा, टाइप 2 एरर को हम कहते हैं फॉल्स नेगेटिव।
अब जैसे कि इस टेबल से आपको याद रखना है कि टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर क्या होता है, और टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर को और हम क्या कहते हैं। तो टाइप 1 एरर कब होता है, जब आपकी नल हाइपोथेसिस ट्रू होती है फिर भी आप उसको रिजेक्ट करते हो, तो वो हो जाती है आपकी टाइप 1 एरर। और टाइप 2 एरर कब अकर होता है, जब आपकी नल हाइपोथेसिस फॉल्स होती है, फॉल्स होने के बावजूद आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हो, तब वो हो जाता है आपका टाइप 2 एरर। ओके, क्लियर। देन अब इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि टाइप 2 एरर कब होता है, क्योंकि टाइप 2 एरर कब होता है, जब आपकी नल हाइपोथेसिस फॉल्स होती है फिर भी आप उसको एक्सेप्ट करते हो, तब होता है आपका टाइप 2 एरर। तो आपकी नल हाइपोथेसिस फॉल्स है, इनकरेक्ट है, मतलब आपकी जो नल हाइपोथेसिस है ये नेगेटिव है, और आपने क्या कर लिया यहाँ पर, आपका डिसीजन क्या था, इनकरेक्ट डिसीजन था, आपका डिसीजन रॉन्ग था। मतलब ये ऑलरेडी आपकी नल हाइपोथेसिस फॉल्स थी, लेकिन फिर भी आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो आपका जो डिसीजन था यहाँ पर ये फॉल्स था। इसीलिए टाइप 2 एरर को हम कहते हैं फॉल्स नेगेटिव। उसी तरीके से टाइप 1 एरर का भी आप देख लीजिए, एग्जाम में टाइप 1 एरर इज ऑल्सो नोन एज, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, तो उस केस में आपका आंसर हो जाएगा फॉल्स पॉजिटिव। अब टाइप 1 एरर को हम फॉल्स पॉजिटिव क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए आपकी जो नल हाइपोथेसिस होती है वो ट्रू होती है, फिर भी आप उसको रिजेक्ट करते हो, तब आपका होता है टाइप 1 एरर। तो यहाँ पर आपकी जो नल हाइपोथेसिस है ट्रू है, मतलब ये पॉजिटिव सेंस कर रहा है, आपकी नल हाइपोथेसिस ट्रू है, लेकिन आपने यहाँ पर कैसा डिसीजन ले लिया, इनकरेक्ट डिसीजन ले लिया, फॉल्स डिसीजन ले लिया, ट्रू होने के बाद भी आपने इसको रिजेक्ट कर दिया, तो आपका डिसीजन फॉल्स था। तो टाइप 1 एरर को हम कहते हैं, टाइप 1 एरर को हम कहते हैं फॉल्स पॉजिटिव, एंड टाइप 2 एरर इज आल्सो नोन एज फॉल्स नेगेटिव। तो आपको ये रिलेशन याद रखना है, टाइप 1 एरर को और हम क्या कहते हैं एंड टाइप 2 एरर को और हम क्या कहते हैं। तो ये एग्जाम में आने के चांसेस है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो टाइप 2 एरर इज आल्सो नोन एज फॉल्स नेगेटिव। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, रीजनिंग फ्रॉम जर्नल टू पर्टिकुलर इज कॉल्ड। सो इस क्वेश्चन में हमें एक रीजनिंग की डेफिनेशन दी गई है, जिसमें हम एक जर्नल थ्योरी से एक पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन की तरफ बढ़ते हैं। सो याद रखिए ये जो रीजनिंग है ये रीजनिंग आपकी डिडक्शन रीजनिंग होगी। तो बेसिकली रिसर्च में दो ही टाइप की रीजनिंग होती है, एक होती है आपकी फर्स्ट इंडक्शन एंड द सेकेंड इज डिडक्शन। तो इंडक्शन रीजनिंग क्या होती है और डिडक्शन रीजनिंग क्या होती है, हम इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं। जैसे इंडक्शन रीजनिंग में आपको बॉटम से देखना है। इंडक्शन रीजनिंग में हम एक ऑब्जर्वेशन करते हैं, चीजों को देखते हैं और ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्व के बाद हमने जो चीजें देखी है उसका एक पैटर्न फॉलो करते हैं, देन उस पर हम हाइपोथेसिस ले डाउन करते हैं, एंड देन उस हाइपोथेसिस की मदद से हम एक थ्योरी को डेवलप करते हैं। लेकिन उसी तरीके से डिडक्शन में हमारे पास क्या होती है, जर्नल थ्योरी अवेलेबल होती है, जर्नल हमारे पास थ्योरी एक अवेलेबल होती है, जर्नल पॉइंट ऑफ व्यूज अवेलेबल होते हैं, एंड जर्नल थ्योरी के बेसिस पर हम उस पर हाइपोथेसिस ले डाउन करते हैं, उस हाइपोथेसिस को हम ऑब्जर्व करते हैं, एंड देन लास्ट में हम एक पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन बताते हैं और उस ऑब्जर्वेशन को हम कंफर्म करते हैं। सो ये होती है आपकी डिडक्शन रीजनिंग। सो याद रखिएगा इंडक्शन रीजनिंग एंड डिडक्शन रीजनिंग, इस टॉपिक पर एग्जाम में कंपलसरी आपको एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है, और इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डिडक्शन। नेक्स्ट, A piece of research that is conducted in a natural non-artificial setting is called। इस क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है कि ऐसी रिसर्च जो कि एक नेचुरल सेटिंग में कंडक्ट करवाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं। सो याद रखिए एक ऐसे रिसर्च जो एक नेचुरल सेटिंग में कंडक्ट करवाई जाती है उसे हम कहते हैं फील्ड स्टडी। फील्ड स्टडी क्या होता है, जिसमें आप एक पर्टिकुलर फील्ड में जाकर स्टडी करते हो चीजों के बारे में। जैसे आप कोई क्रॉप्स के बारे में स्टडी करें, एक कोई जोग्राफिकल एरिया है आप उसके बारे में स्टडी करें, तो आप वहां पर एक फील्ड में जाकर आप नेचुरली उन चीजों पर स्टडी परफॉर्म करते हैं, उससे हम कहते हैं फील्ड स्टडी। याद रखिए जब भी आपके क्वेश्चन में एक रिसर्च से रिलेटेड कुछ डेफिनेशन दी गई है जिसमें आपका नेचुरल वर्ड आ रहा है, नेचुरल सेटिंग में अगर आप परफॉर्म करते हो, तो पूरी रिसर्च में एक ऐसी स्टडी होती है जिसमें आप नेचुरल सेटिंग में स्टडी करते हो, तो उसे हम कहते हैं फील्ड स्टडी। तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। उसी तरीके से जो रिमेनिंग ऑप्शन है उन्हें भी हम एक बार देख लेते हैं। ऑप्शन ए केस स्टडी। केस स्टडी क्या होता है, केस स्टडी में कोई टॉपिक लेते हैं रिसर्चर्स, और जो भी रिसर्च करते हैं और 4 to 5 लोगों का ग्रुप बना लेते हैं, उस ग्रुप में उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में डिस्कस होता है।
अब केस स्टडी में जैसे मान लीजिए मैंने आईफोन लॉन्च करा है और आईफोन के बारे में मुझे कुछ डिस्कस करना है कि उसकी कैमरा पिक्सल कैसे इंक्रीज करा जाए, कैमरा क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, साउंड क्वालिटी, एप्स कितने होने चाहिए। सो ये सारी चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं। सो ये इमेजिनेशन की बेसिस पर जितना नॉलेज है, नॉलेज के बेसिस पर थोड़ा बहुत ये हम दे सकते हैं ओपिनियन। जो 4 to 5 लोगों का ग्रुप होता है जो डिस्कस करे वो ओपिनियन दे सकते हैं, लेकिन वो खुद पर्टिकुलर उस फील्ड में जाकर नहीं देते, वो नेचुरली नहीं होता है, वो आर्टिफिशियल सेटिंग में करवाई जाती है। वो आर्टिफिशियल सेटिंग में उनके इमेजिनेशन, उनकी नॉलेज के बेसिस पर दी जाती है। आप मोबाइल में जाकर तो आपने देखोगे ना कि नेचुरली कैसे हैपन हो रही चीजें। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है इनकरेक्ट हो जाएगा। उसी तरीके से ऑप्शन सी कॉजी एक्सपेरिमेंट। सो ऑब्वियसली कॉजी का मतलब होता है आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल एक्सपेरिमेंट जो एक्चुअल में नहीं परफॉर्म करते, अब नेचुरली नहीं परफॉर्म करते। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फील्ड स्टडी। नेक्स्ट, व्हाट इज द यूज ऑफ फैक्टोरियल एनालिसिस। इस क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है कि फैक्टोरियल एनालिसिस का यूज क्या होता है। सो याद रखिए रिसर्च में एक टर्म होता है फैक्टोरियल एनालिसिस, जिसका मतलब होता है कि रिडक्शन ऑफ डेटा। सो फैक्टोरियल एनालिसिस, अगर आपके पास बहुत ज्यादा डेटा होगा रिसर्च में, तो जो अननेसेसरी डेटा होगा उसको रिड्यूस करने के लिए फैक्टोरियल एनालिसिस का यूज करा जाता है। अब मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मेरे पास बहुत ज्यादा डेटा है, बहुत ज्यादा वेरिएबल्स है, जैसे वेरिएबल ए, बी, सी, वेरिएबल डी, वेरिएबल ई, वेरिएबल एफ। अब मेरे पास इतने सारे वेरिएबल्स है। अब इतने सारे वेरिएबल्स पर मुझे फोकस करना, इनको ऑब्जर्व करना, इनको एनालाइज करना डिफिकल्ट हो जाएगा। अब रिसर्चर क्या करते हैं, जो ये वेरिएबल्स हमें दिए गए हैं ए से एफ तक, इन सारे वेरिएबल्स को रिसर्चर को एनालाइज करना मुश्किल होता है, तो रिसर्चर क्या करते हैं, इस डेटा को रिड्यूस करते जाते हैं और रिसर्चर ये पता लगाते हैं कौन से दो ऐसे वेरिएबल्स होंगे जिसकी वजह से ये सारे जो वेरिएबल्स एक दूसरे से लिंक्ड है और कनेक्टेड है। सो जैसे मैं यहाँ पर देखूंगी कि यहाँ पर जो वेरिएबल बी है और वेरिएबल डी है, ये दोनों एक ऐसे वेरिएबल्स है जिसकी वजह से ये सारे वेरिएबल्स एक दूसरे से लिंक्ड है, सारे वेरिएबल्स एक दूसरे से कनेक्ट है। सो रिसर्चर क्या करेंगे, जो अननेसेसरी डेटा है जो रिसर्चर को रिक्वायर्ड नहीं है, सो इन सारे डेटा को रिसर्चर मिनिमाइज कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे, और जो वेरिएबल्स, जो दो वेरिएबल्स इंपॉर्टेंट है जिसको रिसर्चर को ऑब्जर्व करना चाहिए, एनालिसिस करना चाहिए, इन दो वेरिएबल्स को रिसर्चर चुन लेते हैं और उनको ऑब्जर्व करते हैं और एनालिसिस करते हैं। सो बेसिकली फैक्टोरियल एनालिसिस का मीनिंग क्या होता है और यूज क्या होता है कि रिसर्च में बहुत ज्यादा डेटा होने की वजह से रिसर्चर उन चीजों को, उन वेरिएबल्स को ऑब्जर्व नहीं कर पाते, एनालिसिस नहीं कर पाते, क्योंकि बहुत ज्यादा डेटा होने की वजह से रिसर्च जो होगी कॉम्प्लेक्स वे की तरफ चली जाएगी। सो इसलिए बहुत ज्यादा डेटा जब होता है, सो उस डेटा को रिड्यूस करने के लिए फैक्टोरियल एनालिसिस का यूज करा जाता है, और जो दो मेन वेरिएबल्स होते हैं उन दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन को पता करा जाता है, उनके बीच में कैसा रिलेशनशिप है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए फैक्टोरियल एनालिसिस का यूज करा जाता है। सो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। नेक्स्ट, find the median of the given set of numbers 2, 6, 6, 8, 4, 2, 7, 9। सो इस क्वेश्चन में हमें मीडियन पूछा गया है और हमें कुछ नंबर्स दिए गए, हमें कुछ डेटा दिया गया, हमें मीडियन वैल्यू फाइंड आउट करना है। मीडियन क्या होता है, आपके डेटा की जो सेंटर और मिडल वैल्यू, उसे हम कहते हैं मीडियन। अब मीडियन को सॉल्व करने के लिए कुछ स्टेप्स है, इन स्टेप्स को आपको याद रखना है। जैसे कि मैंने आपसे कहा था, आपको एग्जाम में कंपलसरी मीडियन, मोड एंड मीन ये फाइंड आउट करने के लिए एग्जाम में कंपलसरी इस पर आपको एक क्वेश्चन देखने मिलेगा। अब मीडियन को सॉल्व करने के लिए आपको स्टेप्स को याद रखना है। जैसे कि हम स्टेप्स को परफॉर्म करेंगे। स्टेप 1 है कि आपके पास जो भी डेटा दिया गया है आपको उसको एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। सो यहाँ पर आपको जो डेटा दिया गया है ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज नहीं किया गया है, तो हम पहले इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। जैसे सबसे छोटा नंबर है यहाँ पर 2 दो बार आया है, फिर उसके बाद 4, देन 4 के बाद 6 दो बार आया है, देन 7, 8 एंड 9। सो हमने जो भी डेटा दिया गया था उसको एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया, छोटे से बड़े। फिर सेकेंड स्टेप में हमें देखना है आपका डेटा ऑड है या फिर इवन है। सो डेटा को हम काउंट कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 नंबर से मतलब आपका जो डेटा है ये इवन है। सो अगर आपका डेटा इवन होता है उस केस में आपकी दो वैल्यू हो जाएगी मीडियन की। अगर मान लो आपका डेटा ऑड होता है तो उस केस में आपकी एक ही वैल्यू हो जाएगी मीडियन की। अब मान लीजिए जैसे आपके पास यहाँ पर सिर्फ 7 डेटा है, मतलब हम 8 तक वैल्यू
पकड़ लेते हैं, 8 तक वैल्यू हम चूज कर लेते हैं। अगर आपके पास 7 नंबर्स होते, 7 डेटा होता, तो इस केस में आपकी जो मीडियन की वैल्यू होती है वो सिर्फ और सिर्फ 1 होती। जैसे 1 2 3 4 5 6 7, अगर मैं राइट हैंड साइड से चलूँ 1 2 3, तो फोर्थ नंबर पे 6 आ रहा है। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से चलूँ 1 2 3 4, एंड अगेन फोर्थ नंबर पर मेरा सेम ही नंबर आ रहा है जो कि है 6। सो अगर मेरा डेटा ऑड होता तो उस केस में मेरी 6 वैल्यू हो जाती। अब इवन है, इवन के लिए मुझे किस तरीके से काउंट करना है? इवन के लिए मेरे पास टोटल 8 नंबर्स है, यानी यहाँ पर मेरे पास टोटल 8 नंबर हो जाएंगे इस केस में, यानी इवन नंबर्स है। तो मैं किस तरीके से काउंट करूंगी? 1 2 3 फोर्थ नंबर पर 6 आ रहा है, और यहाँ से भी 1 2 3 4 पर 6 आ रहा है। तो इस केस में मेरे 2 मीडियन के वैल्यू हो जाएंगे। ओके, सो यहाँ पर 6 एंड 6 हमने नंबरिंग कर लिया। जैसे 8 था, यहाँ पर टोटल हमारा जो डेटा था इवन था, और टोटल 8 नंबर्स थे, तो 8 डिवाइडेड बाय आप 2 कर लो तो हो जाएगा आपका 4। यानी लेफ्ट हैंड साइड से आपको फोर्थ नंबर पर जो भी नंबर आ रहा है वो चूज करना है, और राइट हैंड साइड से आपके फोर्थ नंबर पर जो भी नंबर आ रहा है उसको आपको चूज करना है। तो हमने चूज कर लिया, और जो नंबरिंग करने पर हमें 2 वैल्यू मिल रही थी जो कि है 6 एंड 6। अभी उन वैल्यूज का हमें एवरेज लेना है। एवरेज किस तरीके से लिया जाता है? तो यहाँ पर 6 + 6 डिवाइडेड बाय 2 नंबर्स है, तो डिवाइडेड बाय 2। तो 6 + 6 हो जाता है आपका 12 डिवाइडेड बाय 2। सो 12 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा आपका 6। तो इस केस में आपकी जो मीडियन की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 6। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 6। नेक्स्ट, which of the following is not required in the formulation of research problem? इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जिसे रिसर्च प्रॉब्लम में हम जब रिसर्च में प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करते हैं उसमें उसकी जरूरत नहीं होती है, उसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता है। सो हम वन बाय वन ऑप्शंस देखेंगे। ऑप्शन ए, स्पेसिफाइंग द रिसर्च ऑब्जेक्टिव। यस, अगर आप आपकी जो रिसर्च है, रिसर्च प्रॉब्लम फॉर्मुलेट करो तो आपको रिसर्च का ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई डिसीज है और डिसीज के अगेंस्ट मुझे एक ड्रग फॉर्म करना है, सो मेरा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए मैं ये ड्रग क्यों फॉर्म करूंगी, तो उसके पीछे मेरा कुछ ऑब्जेक्टिव एम होना चाहिए। जैसे मैंने ये ड्रग फॉर्म किया क्योंकि मुझे जो भी पर्सन थे जो भी उस पर्टिकुलर डिसीज से क्योर सफर कर रहे होंगे तो उनमें वो डिसीज क्योर हो जाए, इसीलिए मेरा ऑब्जेक्टिव यही है कि उस डिसीज के जो इफेक्ट है उसको कम करने के लिए मैंने ये ड्रग फॉर्म कराया। तो ये मेरे रिसर्च का ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। सो रिसर्च ऑब्जेक्टिव इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। उसी तरीके से ऑप्शन बी, रिव्यू इज कॉन्टेक्स्ट एंड इन्वायरमेंट। मतलब आप जो ड्रग पर स्टडी कर रहे हो तो उस ड्रग के बारे में आपका कुछ ना कुछ बैकग्राउंड नॉलेज होना चाहिए। अब डायरेक्टली कोई भी ड्रग लोगे और उस पर स्टडी करोगे तो ऐसा नहीं कर सकते, आपको उसका बैकग्राउंड नॉलेज होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी भी करेक्ट है। रिसर्च प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करने में आपका उसका बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए और उसका एनवायरनमेंट भी पता होना चाहिए। उसी तरीके से ऑप्शन सी, एक्सप्लोर इट्स नेचर। यस, उसका नेचर भी आपको एक्सप्लोर करना चाहिए कि उसका किस तरीके से वो इफेक्टिव है, उसका पूरा आपको नेचर एक्सप्लोर करना चाहिए। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी भी करेक्ट हो जाएगा। एक्सप्लोर नेचर भी पता होना चाहिए आपको, उसका नेचर भी एक्सप्लोर करना चाहिए आपके रिसर्च के प्रॉब्लम का जब आप रिसर्च प्रॉब्लम फॉर्मुलेट कर रहे हो। देन ऑप्शन डी, सिंगल अप्रोच। नो, यहाँ पर आपका ऑप्शन डी इनकरेक्ट है क्योंकि रिसर्च प्रॉब्लम में सिंगल अप्रोच की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती अगर जब आप रिसर्च प्रॉब्लम फॉर्मुलेट कर रहे हो। सो सिंगल अप्रोच का मीनिंग क्या है? अगर आपके जो भी रिसर्च की प्रॉब्लम है आप उसको एक ही पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल ये ड्रग है, इस ड्रग को मैं फॉर्म कर रही हूँ तो मैं एक ही पॉइंट ऑफ व्यू से देख रही हूँ कि वो डिसीज का लेवल कैसे मैं कम करूँ, नहीं लेकिन मुझे ये भी देखना होगा कि ड्रग के जो है ह्यूमन बॉडी पर और भी साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे, ये भी देखना है। कौन कौन से उसके पॉजिटिव इफेक्ट होंगे, कौन से उसके नेगेटिव इफेक्ट हो सकते हैं, ये भी देखना चाहिए। सिर्फ एक ही वे से मुझे नहीं देखना चाहिए, इसको हर एक वे से हर एक एंगल से मुझे उसको अप्रोच करना चाहिए। सिर्फ सिंगल अप्रोच नहीं हो सकता, एक ही पॉइंट ऑफ व्यू से मैं नहीं देख सकती हूँ। सो यस, यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। सिंगल अप्रोच ये आपके रिसर्च प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करने में रिक्वायर्ड नहीं होता है। नेक्स्ट, measurement of salt tolerance in plant is a variable, which type of variable it is? सो यहाँ पर हमें एक क्वेश्चन दिया गया है, एक एग्जाम्पल दिया गया है बेसिकली, और उसे हमें पूछा गया है कि जो एग्जाम्पल हमें दिया गया है ये कौन सा वेरिएबल का एग्जाम्पल होगा। अब यहाँ पर प्लांट में सॉल्ट टॉलरेंस लेवल को मेजर किया जा रहा है कि प्लांट में कितना सॉल्ट टॉलरेंस लेवल है। सो उसको मेजर किया जा रहा है, तो यहाँ पर सॉल्ट टॉलरेंस ये एक वेरिएबल हो गया। अब ये जो वेरिएबल है कौन से टाइप का वेरिएबल है? क्या ये कोफाउंडिंग वेरिएबल है, लैटेंट वेरिएबल है या फिर मॉडरेटिंग वेरिएबल है, ये हमें पता करना है। सो याद रखिए
प्लांट में सॉल्ट टॉलरेंस कितना है इसको हम बेसिकली प्रॉपर वे में मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि सॉल्ट में टॉलरेंस लेवल मेजर करना इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो ऐसी चीजें जिसको हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते हैं, डायरेक्टली याद रखिएगा, ऐसी चीजें जिसे हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते हैं उन वेरिएबल्स को कहते हैं लेटेंट वेरिएबल। सो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लेटेंट वेरिएबल। लेटेंट वेरिएबल ऐसे वेरिएबल होते हैं जिनको आप डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते हो, डायरेक्टली आप उसको आप थोड़ा बहुत उसको ऑब्जर्व तो कर सकते हो, लेकिन उसको डायरेक्टली आप चीजों को मेजर नहीं कर सकते हो, तो उसे हम कहते हैं लेटेंट वेरिएबल। उसी तरीके से जो रिमेनिंग ऑप्शन है उन्हें भी हम देख लेते हैं। कोफाउंडिंग वेरिएबल, कोफाउंडिंग वेरिएबल क्या होते हैं? ये भी आपके एक्सट्रेनियस वेरिएबल की तरह होते हैं, जो कि आपके डिपेंडेंट वेरिएबल को अफेक्ट करते हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल को हार्म करते हैं। और कोफाउंडिंग वेरिएबल से जो बायसनेस है, ये बायसनेस को इंक्रीज करती है। सो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें ऐसे रिलेटेड कुछ नहीं पूछ रहा है, सो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। उसी तरीके से ऑप्शन सी, मॉडरेटिंग वेरिएबल। मॉडरेटिंग वेरिएबल क्या होते हैं? जो कि आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड एज वेल एज डिपेंडेंट वेरिएबल, ये दोनों भी वेरिएबल को हार्म करते हैं, इन दोनों भी वेरिएबल को अफेक्ट करते हैं, उसे हम कहते हैं मॉडरेटिंग वेरिएबल। सो यहाँ पर क्वेश्चन में हमें इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, बल्कि हमें एक ऐसा वेरिएबल दिया गया है जिसको हमें मेजर करना है, जिसे हम डायरेक्टली मेजर भी नहीं कर सकते, सो उसे हम कहते हैं लेटेंट वेरिएबल, ना कि मॉडरेटिंग वेरिएबल। तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, द क्विकेस्ट मेथड टू कलेक्ट प्राइमरी डेटा इज। इस क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के लिए सबसे फास्टेस्ट मेथड कौन सा होगा, मतलब प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के लिए सबसे ज्यादा जल्दी आप कौन से मेथड से डेटा कलेक्ट कर सकते हो। सो याद रखिए, प्राइमरी डेटा को अगर आप कलेक्ट कर रहे हो तो सबसे जल्दी अगर आपको जो डेटा मिल जाएगा, जिस मेथड से आपको सबसे फास्टेस्ट मेथड से आपको डेटा मिल जाएगा, वो हो जाएगा आपका टेलीफोनिक इंटरव्यू, टेलीफोन इंटरव्यू। सो टेलीफोन इंटरव्यू से रिसर्चर क्या कर सकते हैं, रिसर्चर जो भी एरिया में है, जो भी जिस भी एरिया में होंगे, जिस भी सिटी में होंगे, जिस भी कंट्री में होंगे, वो डायरेक्टली जो रिस्पोंडेंट है उनको कॉल कर कर रिस्पॉन्स लेंगे। उसी तरीके से जो रिमेनिंग ऑप्शन है, जैसे पर्सनल इंटरव्यू, पर्सनल इंटरव्यू में रिसर्चर को पहले इन्विटेशन भेजना होता है एक्सपर्ट्स को, फिर वो इन्विटेशन एक्सेप्ट करते हैं, फिर वो इंटरव्यू के लिए आते हैं। सो यहाँ पर पर्सनल इंटरव्यू में पहले वो इनविटेशन देंगे, फिर वो आएंगे, तो यहाँ पर टाइम जो है ज्यादा वेस्ट हो जाएगा, ये फास्टेस्ट मेथड नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। उसी तरीके से ऑप्शन बी, मेल्ड क्वेश्चनर। मेल क्वेश्चनर में क्या होता है, जो रिसर्चर है वो रेस्पोंडेंट को मेल सेंड करते हैं, फिर वो मेल रीड करते हैं, फिर उसको रिस्पॉन्स करके फिर से रिसर्चर को मेल करते हैं। तो डायरेक्टली यहाँ पर रिस्पॉन्स नहीं मिलता है रिसर्चर को, कुछ टाइम बाद रिस्पॉन्स मिलेगा। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। उसी तरीके से ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन है, सो यहाँ पर रिसर्चर खुद ऑब्जर्वेशन परफॉर्म करते हैं। जैसे मान लीजिए रिसर्चर को कोई फॉरेस्ट में एनिमल्स पर स्टडी करना है अगेन, तो रिसर्चर क्या करेंगे, उस फॉरेस्ट में जाएंगे, सो रिसर्चर के ट्रैवलिंग होगा, रिसर्चर को जाना पड़ेगा, फिर डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा। सो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन से भी रिसर्चर फास्टेस्ट मेथड नहीं होता है डेटा कलेक्ट करने का, क्योंकि रिसर्चर को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना होता है। लेकिन टेलीफोन इंटरव्यू एक ऐसा डेटा कलेक्शन मेथड, एक प्राइमरी डेटा कलेक्शन मेथड है जिसमें रिसर्चर को इजीली डेटा मिल जाता है और सबसे फास्टेस्ट मेथड होता है डेटा कलेक्ट करने के लिए। सो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टेलीफोन इंटरव्यू। नेक्स्ट, research is a systematic, formal, rigorous, and precise process employed to gain solutions to a problem or to discover and interpret new facts and relationships. So इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें एक डेफिनेशन दी गई है, हमें पता करना है ये डेफिनेशन कौन से साइंटिस्ट की डेफिनेशन, किस रिसर्चर ने डेफिनेशन दी थी रिसर्च के लिए। तो याद रखना है ये जो डेफिनेशन है ये आपके वॉल्स इस साइंटिस्ट ने दी थी 1981 में। 1981 में वॉल्स इस साइंटिस्ट ने ये डेफिनेशन दी थी, जिसमें इन्होंने रिसर्च की एक डेफिनेशन कही है। और रिसर्च को कहा है, रिसर्च एक सिस्टमैटिक, फॉर्मल, रिगरस एंड प्रिसाइज प्रोसेस है। सो यस, रिसर्च आपका सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है जिसमें आपको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर, स्टेप्स फॉलो करना होता है, एक फॉर्मल होता है और एक प्रिसाइज प्रोसेस होता है, एक लिमिटेड होता है। आपको कुछ उसी सिस्टमैटिक मैनर में रहकर आपकी रिसर्च को परफॉर्म करना होता है। आप जो भी प्रॉब्लम होता है उसका सोल्यूशन आप आपके रिसर्च में फाइंड करते हो, और जो भी आपके इंटरप्रेट होते हैं उसको आप टेस्ट करते हो, आप रिलेशनशिप्स फाइंड करते हो आपके रिसर्च में। सो यही डेफिनेशन जो है, ये डेफिनेशन आपके वॉल्स इस साइंटिस्ट ने दी थी 1981 में। सो याद रखना है जो आपके डेफिनेशन है और किस साइंटिस्ट ने ये डेफिनेशन दी थी, एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन में कंपलसरी एक क्वेश्चन आपको देखने मिलेगा। सो आपको जो फेमस रिसर्चर है उनके कुछ डेफिनेशन याद रख लेना है, और आप इस टाइप के क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर पाओगे एग्जाम में। और इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वॉल्स। एंड thank you for watching this video. Good luck with your preparations.